हेलो साथियों, मैं वैभव मिश्रा आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एनसीईआरटी बैच का डेमो 2 है और आज मैं कुछ अलग से क्वेश्चन लेकर आया हूं। लास्ट टाइम 2021 में मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था एक, उसको लेके आऊंगा आया हूं। और साथ में प्रीलिम्स के भी लेकर आया हूं, जिसमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा कि कौन कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। क्योंकि मेंस को लेकर भी अगर हम लोग बात करते हैं तो एनसीईआरटी में कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सीधे सीधे एक एक पैराग्राफ है, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस ये है कि आपकी कैचिंग पावर होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे पूछा जा सकता है या एनसीईआरटी से कैसे पूछा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी उस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। ठीक है, और यूपीएससी ने वही सेम क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट रख दिया था 2021 के मेंस में, हिस्ट्री के में। अब एक तो सबसे पहले मैं बैच को भी बता दूं फिर से एक बार कि आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी बैच स्पेशल लॉन्च हो चुका है, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी और जितने भी अदर स्टेट्स एग्जाम हैं उनके लिए है, जिसमें आपको 6 to 10th क्या है एनसीईआरटी की क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों आपका रखा जाएगा। साथ में जो भी पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगी। बैच का वैसे तो प्राइस 4999 है, लेकिन अभी दीपावली तक के लिए आप लोगों के लिए एक ऑफर लाया गया है। और ये ऑफर क्या है कि अगर आप इसको दीपावली से पहले परचेस कर लेते हैं तो आपको 1999 में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, 1999 में क्या है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक ऑफर और निकाला गया है, वो निकाला गया है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। ये लगभग 100 पूरे होने वाले हैं, है ना, क्योंकि बहुत डिमांड थी, पहले से भी बच्चों ने एनसीईआरटी बैच के लिए बोला था। तो 100 में क्या है कि अगर आप 100 पूरी होने से पहले स्पेशल 100 कोड का यूज करोगे, जब आप परचेस करोगे, एग्जाम दस्ती ऐप को डाउनलोड करोगे और परचेस करोगे, तो परचेस करने पर क्या होगा कि ये जो स्पेशल 100 आप कूपन अप्लाई करेंगे, तो स्पेशल 100 कूपन को अप्लाई करते ही आपकी क्या है, फी 199 से भी डाउन होकर कितनी हो जाएगी, 1500। ठीक है, तो इतने में अभी परचेस कर सकते हो, तो एक अच्छा मौका है आपके पास इसको लेने का। तो बाकी हम लोग अब चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, क्लास को देखते हैं, क्लास में चीज़ों को समझते हैं कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, पहला क्या है, एक बहुत साधारण सा, ठीक है, इस एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी 12th का। और ये जो 12th का एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इसको मैं लाया हूं, और इस पैराग्राफ से मेंस का क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया था। हुआ क्या है, क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन फरवरी फेब 1924 एंड नाउ टर्न हिज अटेंशन टू प्रमोटिंग होम विवन फैब्रिक्स, खादी जिसको कहते हैं, एंड एंडिंग अनटचेबिलिटी। Gandhiji was as much as a political reformer as he was a social reformer. He believed that to be eligible for freedom, Indians had to be free from social evils like child marriage and untouchability. Indians of one faith have to bring true restraint to Indians of other faith, and thus they emphasized the harmony between the Hindu Muslims. Similarly, Indians have to learn to be self-sufficient या self-independent at the economic level. ये देखो गांधी जी जब छूट के आ रहे हैं 1924 में, कब आ रहे हैं, ये 1924 का बेटा आपका है, डेट है 1924 को इनको रिलीज कर दिया गया था जेल से। 1922 में जब इन्होंने असहयोग, व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पोस्टपोन्ड, आफ्टर दैट गांधी जी वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर, बट ड्यू टू हेल्थ डिटोरिएशन ही वाज रिलीज्ड इन 1924। क्या हुआ कि उनको स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को 1924 में छोड़ दिया गया, है ना। अब इसका जरा हिंदी वर्जन भी हम लोग देख लेते हैं। देखो हिंदी वर्जन क्या कह रहा है, हिंदी वर्जन में है कि सॉरी, हिंदी वर्जन इसका नहीं है। इसका कहने का मतलब है 1924 में जब गांधी जी बाहर आए, ठीक है, जेल से बाहर छूटेंगे, तो जेल से बाहर छूटने के बाद गांधी जी ने क्या किया कि भारत में एक तो गांधी जी सोशल रिफॉर्मर भी हैं, ठीक है, सामाजिक सुधारक भी हैं, समाज सुधारक जिसको कहते हैं, और दूसरा साथ में राजनीतिक सुधारक भी हैं कि राजनीति में हमें किस तरीके से किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है आजादी के लिए। अब हुआ क्या कि एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया। इन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने निकलने के बाद कहा कि जिस तरीके से हम लोग क्या हैं, एक राजनीति में सुधार कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें समाज में सुधार करना होगा।
सबसे पहले समाज में सुधार किन किन चीजों का करना होगा? पहले उन्होंने एक बात कही है कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, जो जाति व्यवस्था है वो भारत को कमजोर कर रही है, भारत की एकता को कमजोर कर रही है, इसको हमें सबसे पहले सुधार करना होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जितनी भी सोशल इविल्स हैं, जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करना होगा। बाल विवाह है, सती प्रथा है, ठीक है, शिशुवध प्रथा है, नरबल प्रथा है, इन सबको क्या है, समाज से हटाना होगा, क्योंकि ये समाज के लिए एक अभिशाप है। और ये अगर समाज के लिए एक अभिशाप है तो इसका कहीं ना कहीं असर हमें देखने को मिलेगा जब हम आजादी की लड़ाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि सबसे पहले सामाजिक जितनी भी बुराइयां थी उनको खत्म करने का काम किया। लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि अदर फेथर्स डे एम्फसाइज द हार्मोनी बिटवीन हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू मुस्लिम एकता है। अगर देखो एक गाड़ी होती है ना, बाइक होती है, उसका एक पहिया पंचर हो जाता है तो आप उसको नहीं चला सकते हो। सेम इनका मानना था कि अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या किया, पहले धर्मों के आधार पर तोड़ा, फिर जातियों के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, यह भी हमारा क्या है, प्रमुख कार्य है। फिर आता है सिमिलरिटी, इंडियंस हैव टू लर्न सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, इस जिसको कह सकते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने का मतलब ये था, गांधी जी ने कहा कि हम अपना प्रोटेक्शन करेंगे, अपनी स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। कुल मिला के क्या है कि जब हम स्वदेशी को अपनाना शुरू करेंगे तो भारत कि पहले जैसी पूर्व स्थिति फिर से आ जाएगा, क्योंकि भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसको विदेशों से लाए हुए जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अंग्रेजों की इकोनॉमी कमजोर होगी। और अगर अंग्रेजों की इकोनॉमी कमजोर होगी तो उससे फायदा मिलेगा हमको ये फायदा मिलेगा कि हमारी गरीबी दूर होगी, हमारे पास रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या है, आत्मनिर्भर को बोला गया है। इसीलिए क्योंकि अगर आत्मनिर्भर होगे तो क्या होगा, आप सोचो, अगर आप कहीं से कोई चीज परचेस करते हो, आप अपने घर में दूध कहीं से आता है, सब्जियां कहीं से आती हैं। अगर आपके पास जमीन है, आप मान लो गाय या भैंस रख के दूध का उत्पादन खुद कर लेते हो, सब्जियां अपनी उगा लेते हो, फसलें सभी उगा लेते हो, तो क्या होगा, आपके पास पैसा भी आएगा, खाने को अच्छी चीजें शुद्ध मिलेंगी, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप बेच के पैसा कमा सकते हो, है ना। सेम यही क्या होता है कि जैसे किसी घर की इकोनॉमी होती है, वो सेम वैसी किसी देश की भी इकोनॉमी होती है। अब यहां पर क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता, इन्होंने कहा कि सेल्फ इंडिपेंडेंट लोगों को क्या है, मतलब स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना है, चरखा जलाने पर जोर देना था। अन्य सभी कार्य इनके द्वारा यहां पर किए गए, ठीक है। अब इससे पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आया है सीधा मेंस में, यूपीएससी ने पूछा है, गांधी जी के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द क्रिएटिव वर्क डन बाय गांधी जी। देखो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के, आपने बहुत से आंदोलनों को पढ़ा होगा, लेकिन आंदोलनों को पढ़ने के साथ साथ जब हम रचनात्मक कार्यों की बात करते हैं तो रचनात्मक कार्यों में क्या था कि गांधी जी ऐसा नहीं था कि 1915 में आए सिर्फ आंदोलन करते थे, बाकी टाइम आराम करते थे, नहीं। गांधी जी पूरे समाज में, पूरे देश में भ्रमण करते रहते थे, और भ्रमण करते रहते थे तो उसमें लोगों को चरखा चलाने के लिए प्रेरित करना, साथ ही साथ लोगों को छुआछूत को दूर करना, सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, ठीक है, साथ बाल विवाह को रोकने का प्रयास करना, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं या समाज सुधार जितना अधिक से अधिक हो सकता था उसको प्रयास किया जाता था, और यही गांधी जी के रचनात्मक कार्य थे। सिंपल सी भाषा में लिखना था, गांधी जी ने छुआछूत, चरखा चलाने को लेकर, जैसे चरखा को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि लोग कहते हैं कि जो चरखा है, चरखा आजादी का प्रतीक है, नहीं, चरखा आर्थिक आजादी का प्रतीक था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। सिर्फ एक पैराग्राफ से, छोटे सा पैराग्राफ ये था एनसीईआरटी का, और इससे मेंस का क्वेश्चन बना है, क्या है कि गांधी जी के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों का वर्णन करें। एक बार कोशिश करना आप लोग अपने तरीके से इसको लिखने की। अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ये भी एक छोटा सा है, यहां से प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आते हैं, और एक बहुत विवाद का भी ये टॉपिक रहा है। इनसे लगातार यूपीपीसीएस ने बहुत हमेशा क्वेश्चन पूछे हैं, और क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है कि 16 अगस्त डेट थी, 16 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड वाज प्रपोज्ड बाय रैमजे मैकडोनाल्ड हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। It is also called communal award. By this award, the separate electorate will be given to the Dalits or oppressed pupils, oppressed class people. क्या किया गया कि 16 अगस्त 1932 को
एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी वाइल प्रेजेंटिंग द आर्गुमेंट अगेंस्ट द प्रपोजल फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द ऑपरेस्ट क्लास सेट प्रोविजंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द untouchables would lead to their permanent insolvent are the untouchable to main untouchables forever. A separate electorate will further strengthen this feeling of stigma towards them. The needs is that untouchability should be abolished, and when you achieve this goal, this legal system imposed by obstinate superior class on a lesser class will also end. When you destroy this illegal practice, then where will anyone need separate electorate? अब पृथक निर्वाचन था क्या, हुआ क्या कि जब ये गोलमेज सम्मेलन है, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है, ठीक है, इट इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये मीटिंग चल रही है, यहां पे देखो अंबेडकर जी बैठे हुए हैं, इधर यहाँ पे साइड में, यहाँ पर गांधी जी बैठे हुए हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी जाते हैं लंदन सेंट जेम्स पैलेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वहां पर पहुंचने के बाद बहुत देर बात चलती रहती है। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था, ना ही कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। वहां पर हिस्सा लेने वाले जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी का यह मानना था कि अगर आप चाहते हैं कि दलितों का उत्थान हो तो उस दलितों के उत्थान के लिए आपको उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार देना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट देना चाहिए। लेकिन यहां पर जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये लोग पहुंचते हैं और गांधी जी को पता था कि वहां पर इनके द्वारा बात की जाएगी। अब देखो इसमें गांधी जी के जो कहा क्या है, जब पृथक निर्वाचन की मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए की गई, जब मांग की गई है तो इसी मांग के दौरान उन्होंने कहा, गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन के खिलाफ अपनी एक दलील पेश की, क्योंकि जब पृथक निर्वाचन की मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की जाएगी तो कांग्रेस उसका अपोज नहीं करेगी। कांग्रेस अगर उसका अपोज करती तो कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगता कि ये दलितों का उत्थान नहीं चाहते हैं, और अगर सपोर्ट करती तो उसके ऊपर यह आरोप लग जाता कि जिस तरीके से मुस्लिमों को अलग करके अंग्रेजों ने भारत को बांटने का काम किया, अब क्या है वो जातिगत तरीके से लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस उसमें सहयोग कर रही है। इन सब कारणों से कांग्रेस न्यूट्रल में रही। लेकिन एकमात्र ऐसा नेता जो था जो खुल के बात करता था, जिसको इस चीज का डर नहीं था कि मेरे चाहे नाम होगा या बदनाम होगा, ठीक है, उनको सिर्फ व सिर्फ देश की आजादी और लोगों के हितों के लिए काम करना था, वो थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया कि अपनी विचार रखे और कहा अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करने से उनकी जो दास्ता है वो स्थायी रूप ले लेगी। मतलब क्या है कि आप उनको अलग कर दोगे, एक तरीके से मान लोगे कि हाँ ये अलग लोग हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारे हैं, अपने लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें, ठीक है, कि उनको एक अलग ही क्लास मिल जाएगा, वो अपना सेपरेट जो है इलेक्टोरेट करते रहे। तो एक तो ये तो बात सही थी कि भाई वो तो अलग हो जाएंगे, हम क्यों अलग करें उनको किसी को। पृथक निर्वाचन से कहा उनके प्रति कलंक का या भाव और मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का ही विनाश कर दो, मतलब छुआछूत, ठीक है, जाति प्रथा, इसका ही विनाश कर दो, उन्होंने कहा, ठीक है। और अगर जब आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई यह व्यवस्था भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। बात तो सही थी, क्योंकि अंग्रेजों को मोटिव क्या है, अंग्रेजों का मोटिव है भारत के टुकड़े करना, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या फिर जाति के आधार पर हो। और उन्होंने कहा कि जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो पृथक निर्वाचन की आवश्यकता ही कहां रह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। अब इसी चीज को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिमांड रखी, यहां पर देखो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हैं और उधर बैठे हुए हैं गांधी जी, ये बैठे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये बैठे हैं गांधी जी, और ये सब बैठे हुए पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी, भीमराव अंबेडकर ने कहा एकमात्र व्यक्ति हैं गांधी जी, उन्होंने अपोज कर दिया, और इसीलिए क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सम्मेलन असफल हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्या हुआ, फेल हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि 16 अगस्त को कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया जाएगा, कम्युनल अवार्ड। और कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत क्या होता है कि अंबेडकर जी ने, ठीक है, पृथक निर्वाचन की जो डिमांड की थी अंग्रेजों ने दे दी। गांधी जी उस समय जेल में थे, क्योंकि गांधी जी जब वापस आते हैं वहां से तो वो द्वितीय सविनय आंदोलन शुरू करते हैं, सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब गांधी जी ने जब सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि गांधी जी 20 तारीख को ही क्या हुए, बैठ गए धरने पर, और आगे चलकर 26 को गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ,
और पूना पैक्ट में क्या हुआ कि दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनकी संख्या बढ़ा दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% का आरक्षण कर दिया गया। और इसी के बाद गांधी जी ने क्या है, एक यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो हरिजन सेवक संघ की जब हम लोग बात करते हैं तो हरिजन नाम भी सबसे पहले दलितों को देने वाले कौन है, महात्मा गांधी, और इनके द्वारा इस संघ की भी स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसको लेकर क्वेश्चन यहां पर बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे कहां, वो जाएंगे सीधा सा एनसीईआरटी जब ऐप पे पढ़ेंगे। और एक चीज और है कि इसको आप उठाकर देखना थोड़ा सा चीजों को, कि एनसीईआरटी उठाना और पृथक निर्वाचन से या प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को देखना, नेट पे सर्च करना, घटना चक्र हो उसमें से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। दूसरा आर क्या कह रहा है, इसके प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होना था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर लिखें। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए सही का स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, सही ए है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। अब आंसर देखो है क्या, 1932 का सांप्रदायिक पंचायत को मैं बता रहा हूं, कम्युनल अवार्ड। पहला कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड की अनाउंस किया, ये सही है। दूसरा, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई, ये गलत है क्योंकि अल्पसंख्यकों को पहले ही मिल चुका है 1909 1919 में, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। अब आते हैं नेक्स्ट, इससे देखो दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया था। दूसरा क्या कह रहा है कि द पर्पज ऑफ पूना पैक्ट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, प्रिविलेज टू द किंग्स। ठीक है, रिकंसिडरिंग डायरेक्टली। पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार, द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पूना पैक्ट का मेन मोटिव क्या था। तो पूना पैक्ट को लेकर जब मैंने बताया कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की तरफ से साइन जो किया है वो किया है मदन मोहन मालवीय ने। पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि मदन मोहन मालवीय ने, सॉरी, गांधी जी के बिहाफ पर किस व्यक्ति ने वहां पर कहा जाता था साइन किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। अब देखो यहां पर क्या है, पूना पैक्ट किससे है, पूना पैक्ट हो रहा है 26 सितंबर को। ठीक है, और गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हो रहा है। उद्देश्य क्या था, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। बहुत सिंपल सा है। तो बहुत सी अच्छी चीजें वहां पर हमें देखने को मिल जाती हैं प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। बहुत अच्छा टॉपिक है। मुस्लिम लीग की जब हम लोग बात करते हैं तो एक आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 13 दिसंबर 1906। पहले पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे कारण क्या था, है ना, वास्तविक कारण क्या था। क्योंकि 1905 में आप देखोगे, इन 1905 बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट पार्ट हैड a majority of Muslims and west part had a majority of Hindus। अब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाह रहे थे क्योंकि बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा का जो प्रमुख केंद्र बन चुका है वो बना है बंगाल। और अगर राष्ट्रवादी विचारधारा को नहीं खत्म किया गया या हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ा गया तो भारत में 1857 से बड़ी क्रांति हो सकती है। इसीलिए कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया। विभाजित करने का आधार कर्जन ने बताया था प्रशासनिक असुविधा, कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है, वहां पर शासन प्रशासन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन वास्तविकता यह नहीं थी, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह थी कि जब इसको बंटवारा किया गया तो सांप्रदायिक आधार पर किया गया। एक मुस्लिम बाहुल्य है, एक हिंदू बाहुल्य है। जैसे ही बंटवारा होगा, विभाजन होगा, विभाजन के बाद भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक बड़े लेवल पर शुरू हो गया। अब उस आंदोलन को दबाने के लिए जो ढाका का नवाब है सलीमुल्ला जो था, सलीमुल्ला को पहले भी अंग्रेजों ने बरगलाने का काम किया, उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की और अंततः सलीमुल्ला मिल गया। 1906 में मिंटो नया गवर्नर बनकर 1905 में आ चुका है। 5 में कर्जन को वापस ले लिया गया, मिंटो नए आ गए।
ठीक है, वायसराय बनकर। मिंटो से शिमला में एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, ठीक है, वो मिलेगा जाके मिंटो से। ये देखो, ये जो मैंने फोटो लगाई है, मिंटो से ये सब मिले जाके वहां पर रिप्रेजेंट जितने भी थे, और मिलने के बाद क्या है, मिंटो के सामने मिंटो से अपनी मांग रखी, और मिंटो से इन्होंने डिमांड क्या रखी कि हमें कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं, क्योंकि कर्जन जब पहले बंगाल में आया था और बंगाल में उसने भ्रमण किया तो लोगों को पहले ही मैसेज देना शुरू किया था कि बंगाल का विभाजन जरूरी है। और बंगाल का विभाजन जरूरी इसलिए नहीं था कि बंगाल में प्रशासनिक असुविधा है, बल्कि राष्ट्रवादी चेतना का विकास बंगाल में हो रहा है, उसको खत्म करना था। और लोगों से मुस्लिमों को इसलिए बरगलाया कि आपको आपका अलग एक राज्य मिल जाएगा, आपके लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अपने स्टेट में इस तरीके से रहोगे, तमाम तरीके के प्रलोभन उनको दिए गए। और उस प्रलोभन में आ चुका है ढाका का नवाब सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह ने क्या किया कि भेज दिया अपने पूरा रिप्रेजेंटेटिव जितने भी थे, और रिप्रेजेंटेटिव्स को जब भेज दिया, मिंटो से मिले जाके, मिंटो से अपनी डिमांड रखी। मिंटो बोला ठीक है, हम सब आपकी डिमांड मानते हैं, लेकिन आपको उसके बदले में जो है वो भारत विभाजन जो है, तो सॉरी बंगाल विभाजन जो है उसके पक्ष में सभाएं करनी होगी, आंदोलन करना होगा। वो मान गया, और इसी का परिणाम हुआ कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह के द्वारा, ढाका जो है, ठीक है, बंगाल, उसमें क्या है, सलीमुल्लाह के द्वारा स्थापना की गई है मुस्लिम लीग की। और जिन्ना ने विरोध किया था कि मुस्लिमों के नाम पर, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन ना किया जाए, क्योंकि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। बंगाल की सबसे बड़ी ताकत थी राष्ट्रवादी चेतना का विकास और हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन सलीमुल्लाह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करके मानी, और पहले अध्यक्ष उसके चुने गए आगा खां। कई बार क्वेश्चन इसको आता है। अब देखो इस पैराग्राफ को लाने के पीछे कारण क्या था। सेवरल अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स आल्सो टुक प्लेस इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century in 1906. A group of Muslim landlords and Nawabs formed All India Muslim League in Dhaka. The league supported the partition of Bengal. The league demanded that separate electorates should be arranged for the Muslim in 1909. The government accepted this demand. Now some seats in the council were reserved for Muslim candidates who were to be elected and sent by Muslim voters. This created the greed of politicians to make people फ्रॉम देयर रिलीजियस कम्युनिटी। एक चीज और था कि 1900 सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है 1909 में, जबकि मुस्लिम लीग का इन 1908 अमृतसर सेशन होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस ने बहुत पूछा है कि किस सेशन में, और यूपीएससी ने भी पूछा है किस सेशन में मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी और मानी कब गई। 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट, अमृतसर सेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट वाज डिमांडेड बाय मुस्लिम लीग, एंड इन 1909 a separate electorate was given to the Muslims by British government। ठीक है, अब देखो आगे इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं, जो हिंदी बच्चे हैं, कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आए हैं अभी तक यूपीएससी और यूपीपीएससी ने। ये यूपीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड है। देखो क्या कह रहा है, मुस्लिम डेलीगेशन दैट मेट मिंटो इन शिमला इन 1906 प्रेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, जॉइंट इलेक्टोरेट टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू हिंदूज, फॉर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स बाय नॉमिनेशन, टू गिव स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स बाय नॉमिनेशन। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग हिंदुओं से अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों के लिए को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, या मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। ठीक है, एक बार ऑप्शन 2 बार हो चुका है, लेकिन देखते हैं कौन बता पाएगा इसको। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहां पर, आपको पता होना चाहिए, वो आ जाएगा क्या, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। आंसर क्या हो जाएगा 8, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है सिंपल सा। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? देखो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो रही है, मैंने डेट बताई 13 दिसंबर 1906, ढाका, ढाका। एंड इट वॉज फाउंडेड बाई नवाब सलीमुल्ला एंड आगा खां वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट। आगा खां वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट। इस चीज को ध्यान रखना। सर सैयद अहमद खां से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान रखना। इंडियन साइंटिफिक सोसाइटी की बात आती है तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खां। एंड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खां इन अपोज ऑफ कांग्रेस। ओके, तो इतने क्वेश्चन देखो सिंपल से आते हैं सीधे से एनसीईआरटी से। इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी क्या है, बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी को पढ़ लो, जो बच्चे बैच लेना चाह रहे हैं वो ले लो, क्योंकि अभी एक मौका आपके लिए लास्ट में चल रहा है दीपावली तक। अगर स्पेशल 100 शुरू में बच्चे ले लेते हो, क्योंकि स्पेशल 100 मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी अब, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशल 100 ले लो, स्पेशल क्लास 100, ठीक है, स्पेशल 100 कूपन लगाओगे, वैसे क्या होगा, ये कोर्स आपको 1999 से भी कम होकर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी जो लोग लेना चाहते हैं, एग्जाम दस्ती ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाके कोर्स को परचेस कर सकते हो। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, गुड बाय।